नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं के विज्ञान का अध्याय 2, जिसके प्रश्नोत्तरों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हमारे प्रश्नोत्तरों के लिए भाग 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 7वीं कक्षा के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते? उत्तर है, महासागरों के जल का विभिन्न प्रकार के लवणों के घुले होने के कारण खारा और कठोर हो जाता है। इस कारण हम उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते। जो महासागरों का जल होता है उसमें कई तरीके के साल्ट घुल जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके कारण जो जल होता है वो नमक घुले खारे पानी की तरह हो जाता है। इस कारण हम उसको पी नहीं पाते। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, जिनके लिए जल की आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए हमारे लिए जल आवश्यक है। उत्तर को हम कैसे लिख सकते हैं? मनुष्यों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं का 70% भाग जल होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में होने वाली सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। हम अपने दैनिक जीवन के दैनिक कार्यों जैसे भोजन बनाना, नहाना, सफाई आदि में भी जल का प्रयोग करते हैं। अतः मनुष्यों के लिए जल अति आवश्यक है। ठीक है। तो ये जो है प्रश्न 2 का उत्तर है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, गमलों में लगे पौधे को यदि जल से ना सींचा जाए तो क्या होगा? ठीक है। हम अपने घर में गमलों में पौधे लगाते हैं, अगर हम उनमें जल से सिंचाई न करें तो क्या होगा? गमलों में लगे पौधों को यदि जल से ना सींचा जाए तो उनकी जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी और पौधे मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि देखो, पौधा भी जो है सजीव के अंतर्गत आता है और वो भी कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो जितनी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, वो कोशिकाओं के बिना पौधे के अंदर भी संभव नहीं होंगी। और पौधा जो होता है वो अपना भोजन भी घुलित अवस्था में मट्टी से ग्रहण करता है। अगर क्या कहते हैं, हम पौधे को जल नहीं देंगे तो वो अपना पोषण भी प्राप्त नहीं कर पाएगा और पौधा क्या होगा? धीरे धीरे मर जाएगा। ठीक है। तो पौधे के लिए सिंचाई होना जो है अत्यंत ही आवश्यक होता है और बिना सिंचाई के पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है? आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 4। चलिए देखते हैं। तो जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जिन्हें हम जलीय जीव भी कहते हैं, जलीय जीव जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनका श्वसन, पोषण आदि क्रियाएं जल में ही संपन्न हो सकती हैं। जल से बाहर रहने पर जलीय जीवों की जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी और वे मर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो उनकी जैविक क्रियाएं होती है जैसे श्वसन, तो जलीय जीवों का श्वसन तंत्र हमारे श्वसन तंत्र की तरह नहीं होता है। जैसे आपने मछली में देखा होगा, मछली में फेफड़े नहीं होते, उसमें गलफड़े होते हैं ना। गलफड़े जो होते हैं, गिल्स जिनको हम बोलते हैं, वो जल के अंदर ही श्वसन करने में सक्षम होते हैं और जल के बाहर जैसे ही हम उसको निकालते हैं, उसके गिल्स जो है सिकुड़ जाते हैं और उसकी श्वसन क्रिया रुक जाती है, जिससे जल के बाहर रखने पर हम लोग देखेंगे कि मछली धीरे धीरे मर जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो वो इसलिए कहते हैं जीवन उसका पानी है क्योंकि उसका श्वसन तंत्र ही जीवन जो जल है उसके अनुकूलित है, और अगर उसको हम लोग जल के बाहर रखेंगे तो वो जो मछली है वो धीरे धीरे मर जाएगी। इसके अतिरिक्त पोषण, वो अपना पोषण भी जलीय जीव जो जल में उत्पन्न काई है, छोटे कीड़े मकोड़े, उनसे ही ग्रहण करते हैं, है ना। तो जलीय जीवों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य क्यों नहीं होता? हम किसी भी स्रोत से प्राप्त जल को पी नहीं सकते, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल सदैव पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ, सूक्ष्म जीव एवं लवण घुले हुए होते हैं, साल्ट घुले हुए होते हैं, है ना। तो देखो, आप किसी देखोगे कहीं कहीं अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो नदी नाले है ना, या कोई तालाब है, तो आप तालाब का पानी पियो, नदी का पानी पियो, है ना। कई बार हमको उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है ना, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कई अशुद्धियाँ होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके कारण जो है हमको वह जल जो है सूट नहीं करता है। उसके बाद है, जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो जो जल होता है उसको पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है, फिटकरी की सहायता से जल को शुद्ध कर सकते हैं, है ना। फिटकरी, पोटासियम जो होता है
उसकी सहायता से भी हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। सोडियम परमैंगनेट अर्थात लाल दवा के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। कुएं वगैरह में डाल के उसके सूक्ष्म जीवों को सोडियम परमैंगनेट की सहायता से नष्ट कर देते हैं। उसके अलावा जल शुद्धिकरण संयंत्र से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जो हमारे घर में वाटर सप्लाई होता है ना नलों के माध्यम से, उसमें जो जल आता है वो जल शुद्धिकरण संयंत्र से ही होकर आता है। वहाँ पे उसमें क्लोरीन डाली जाती है, क्लोरीन दवाई, जिससे उसका शुद्धिकरण होता है। और घरों में सिरेमिक फिल्टर के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आशुद्ध जल का अर्थ होता है शुद्ध जल, एकदम प्योर जल होता है ये। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, तो आशुद्ध जल समझ लीजिए बस H2O है, उसके अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसका उत्तर है वाष्पीकरण के पश्चात जल के अणुओं के संघनन से प्राप्त वह जल जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलाई हुई न हो, उसे अशुद्ध जल कहते हैं। तो आप जान गए कि अशुद्ध जल किसे कहते हैं? वह जल जिसमें कोई भी अन्य अशुद्धि, कोई भी सूक्ष्म जीव उपस्थित ना हो, कोई साल्ट ना हो, किसी प्रकार का खनिज ना हो, तो ऐसे जल को हम क्या कहेंगे? अशुद्ध जल कहेंगे। ठीक है, और यह हमको कब प्राप्त होता है? जब जल का वाष्पीकरण होता है ना, गैस फॉर्म में आता है जल और उसके बाद उसको संघनित करके वाटर फॉर्म में लाते हैं, तो तत्काल जो हमें प्राप्त होता है उसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो सार्वत्रिक का अर्थ होता है लगभग सभी चीज़ों को घोल सकने में सक्षम। ठीक है, तो इसका उत्तर भी यही है। जल में प्रायः सभी पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, अतः इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। देखिए, आप देखेंगे कि जल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को प्रवाहित कर दिया जाता है, कई प्रकार की अशुद्धियाँ, है ना, और कई बार बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पानी के अंदर चली जाती हैं, लेकिन जल धीरे धीरे जो है उन सभी चीज़ों को जो है अपने आप में विलय करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर सभी पदार्थों को विलय करने की क्षमता होती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन लवणों के नाम लिखिए जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। कौन कौन से साल्ट समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं? आइए इनके नाम भी हम लोग देखते हैं। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि साल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो साल्ट होते हैं, आपने इसमें सोडियम क्लोराइड का तो नाम सुना ही होगा। हमारे घरों में जो हम प्रयोग करते हैं खाने के लिए, वो कौन सा साल्ट है? सोडियम क्लोराइड है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और भी बहुत सारे साल्ट जो है समुद्र के जल में घुले होते हैं, जिसके कारण समुद्र का जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट फॉर्म में जो है यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे क दिया है संतृप्त विलयन, तो हमको लिखना है संतृप्त विलयन के बारे में। ये देखिए, आपको उत्तर नजर आ रहा होगा। संतृप्त विलयन, जब विलयन में विलय की मात्रा सामान्य ताप पर और ना घोली जा सके तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो कैसा विलयन? मान लीजिए आप जो है एक 100 ml जल लेके उसमें शक्कर घोल रहे हैं, तो आपने 3 चम्मच शक्कर घोला सामान्य तापमान पे, आप उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे उसको घोल रहे हैं, और 3 चम्मच के पश्चात जो है वहाँ पे शक्कर नीचे बैठना शुरू हो गई, तो मतलब हमारा संतृप्त विलयन बन गया। अगला बिंदु है विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं? किसी विलायक की 100 ग्राम मात्रा में सामान्य ताप पर जितना विलय घोला जा सके उसे विलेयता कहते हैं। तो अभी हमने बोला था ना कि 100 ग्राम जल के अंदर में हमने 3 चम्मच शक्कर घोला, तो यहाँ पर शक्कर की विलेयता जल के उस विलयन के अंदर में कितनी है? 100 ml है। ठीक, मतलब 3 चम्मच है। 3 चम्मच अगर हम 20 ग्राम माने तो वहाँ पर 20 ग्राम शक्कर 100 ml जल के अंदर जो है सामान्य ताप पर घोली जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय 2 का वीडियो आपके सामने कंप्लीट हो, और इसके आगे के प्रश्नोत्तर अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।